इस मैजिकल कहानी की शुरुआत होती है हाइन नाम के एक परफॉर्मर को दिखाते हुए। हाइन तो बहुत ही बड़े स्टेज पर खड़ा होकर अलग अलग मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा था, जिससे कि सभी लोग देखकर काफी तालियां बजा रहे थे। लोगों के मन में ये धारणा थी कि हाइन सच में मैजिक जानता है और वो मरे हुए लोगों यानी कि आत्माओं से बातें भी कर सकता है। हाइन ने तो छोटे मोटे ट्रिक्स दिखा दिए थे, लेकिन अब अचानक वो एक ऐसा ट्रिक दिखाता है जिसके अंदर वो किसी स्पिरिट को स्टेज पर बुला रहा था। सभी लोगों ने ये नोटिस किया कि हाइन के ठीक साइड में वो स्पिरिट मौजूद है जो धीरे धीरे अपना प्रेजेंस दिखा रही थी। इस बात से सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि स्पिरिट जैसी कोई चीज होती भी है। लेकिन जब उस जगह की चीफ को इस मैजिक ट्रिक के बारे में पता चला तो वो ये मैजिक शो बंद करने आ गए, क्योंकि अगर हाइन इन स्पिरिट्स को जिंदा कर सकता है तो ये स्पिरिट्स हमारे टाउन के सभी लोगों को हॉन्ट करने का काम करने लगेंगे। अब इसी डर से चीफ और उसके सारे लोगों ने हाइन के उस शो को बंद करा दिया। हाइन तो सिर्फ चाहता था कि वो अपने मैजिक ट्रिक से लोगों को एंटरटेन करे। उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि लोगों को चोट पहुंचाया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए चीफ ने अपने टाउन से हाइन को निकाल दिया होता है, जिससे कि अब हाइन को अपना मैजिक शो किसी और टाउन में जाकर करना होगा जहाँ के लोग थोड़े समझदार हों। अब हमें एक दूसरे टाउन का प्रिंस दिखाया जाता है, जिसके सामने उसका चीफ हाइन के बारे में ही बता रहा था कि हाइन नाम का एक मैजिशियन हमारे टाउन में आया है और वो मैजिक करने की परमिशन मांग रहा है। प्रिंस यहाँ पर हाइन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए चीफ उन्हें सारी बातें बताने लगा। चीफ कहता है कि हाइन एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उसकी लाइफ बचपन से एकदम नॉर्मल चल रही होती है और उसे किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके फादर छोटे मोटे बिजनेसेस किया करते, जिससे कि समय के साथ साथ वो अमीर होने लगे। लेकिन एक दिन हाइन को अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो किसी यूनिक टेक्निक का यूज करके बहुत ही अच्छा मैजिक कर रहा था। हाइन भी उस आदमी के पास चला जाता है क्योंकि उसे मैजिक बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस अनजान आदमी ने हाइन को कुछ मैजिक ट्रिक सिखा दिए, जिससे कि अब उस दिन से ही हाइन को मैजिक करने का शौक लग गया। वो तो हर वक्त मैजिक के बारे में सीखा करता और अलग अलग चीजें परफॉर्म करता। धीरे धीरे समय के साथ साथ उसे कई सारी ट्रिक्स भी आ गई थी। हाइन छोटी मोटी चीजों से मैजिक करना बड़ी अच्छी तरीके से सीख गया था। एक दिन हाइन जब इसी तरीके से रास्ते पर मैजिक दिखा रहा था तो उस टाउन की एक प्रिंसेस जिसका नाम सोफी होता है, उसकी नजर हाइन की इस मैजिक ट्रिक के ऊपर चली गई। सोफी को ये पूरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगने लगा। वो तो हाइन को बोलकर और भी ज्यादा मैजिक ट्रिक्स दिखाने के लिए बोलती, क्योंकि उसे इंटरेस्ट आने लगा था। हाइन भी कुछ नहीं समझता और वो तो सिंपली अपने मैजिक ट्रिक्स दिखाता रहता है। समय के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और काफी क्लोज आ गए। दोनों इतने कम टाइम में एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। हाइन और सोफी को लगा कि आगे चलकर वो दोनों साथ में रहेंगे और शादी भी कर लेंगे। लेकिन अफसोस इस समाज की ऊंच नीच ने तो उनके बीच में आना ही था। जब ये सारी बातें चीफ और उसके राजघराने को पता चलती हैं कि हाइन नाम का एक गरीब लड़का सोफी नाम की एक प्रिंसेस से कैसे शादी कर सकता है, इसी वजह से चीफ और कई सारे सोल्जर्स आकर हाइन को सोफी से दूर कर देते हैं। हाइन ने बहुत कोशिश की सोफी के पास जाने की, लेकिन अब सोल्जर्स ये धमकी देने लगी कि वो हाइन की फैमिली को ही खत्म कर देंगे। हाइन यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया था। वो अपनी फैमिली को सेफ देखना चाहता था, इसीलिए उसने सोफी का पीछा करना छोड़कर अपने एक नए सफर पे निकल गया था। इस सफर के दौरान हाइन ने कई सारी मैजिक ट्रिक्स सीखे और उन्हीं सारी चीजों को मास्टरी करने लगा जब तक वो पूरा परफेक्ट नहीं हो जाता। धीरे धीरे काफी समय बीतता चला गया और इतने सालों बाद हाइन बड़ा हो चुका था। उसने तो खुद का एक मैजिक शो भी ओपन किया होता है, जिसके अंदर कई सारे लोग देखने आया करते। हाइन तो अब पहले से इम्प्रूव्ड मैजिक ट्रिक्स दिखाता, जिससे कि लोग इम्प्रेस हो जाते। ये सारी बातें चीफ उसी प्रिंस को बता रहा था। अब हमें यहाँ प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ उसी टाउन के अंदर हाइन अपना मैजिक शो कर रहा था। वहाँ पर प्रिंस और उसके राजघराने के लोग बैठे हुए थे। हाइन ने अपने शो की शुरुआत करने के लिए एक ऐसे वॉलंटियर को बुलाने की मांग की जिसे कि मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता और वो एकदम बेखौफ है। वो ऑडियंस में से किसी एक को इनवाइट तो करता है, लेकिन सभी लोग काफी डरने लगे थे। काफी ज्यादा सोचने के बाद अब आखिरकार उनका प्रिंस खड़ा हो गया था। सभी को लगने लगा कि प्रिंस उनका कितना बहादुर है। वो अपनी जान की फिक्र नहीं करता और हमारे सामने इस मैजिशियन की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन प्रिंस खुद नहीं आ रहा था, उसने अपनी प्रिंसेस सोफी को आगे कर दिया। ये वही प्रिंस सोफी थी जो बचपन में हाइन के साथ खेला करती और वो दोनों बचपन में एक दूसरे को पसंद भी करते थे। अब यहाँ प्रिंसेस सोफी स्टेज पर जाने लगती है। हाइन को तो पहले ही पता चल गया था प्रिंसेस सोफी के बारे में, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद सोफी को उल्टा याद नहीं होता कि हाइन वही लड़का है जिससे कि वो बचपन में प्यार करती थी।
स्टेज पर बुलाने के बाद हाइन सोफी के साथ कई सारे मैजिक ट्रिक करता है। उनमें से एक मैजिक ट्रिक काफी फेमिलियर थी, इसीलिए प्रिंसेस को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। सारा मैजिक शो बहुत अच्छी तरीके से चला और सभी को काफी एंटरटेनमेंट भी मिला होता है। पर यहाँ जाने से पहले हाइन ने प्रिंस और प्रिंसेस को एक बात कही, जिसे सुनने के बाद प्रिंसेस को कुछ याद आया, पर अफसोस उन्हें प्रिंस के साथ अभी के लिए जाना पड़ता है। शायद प्रिंसेस को ये पता चल गया कि हाइन कौन है, इसीलिए वो चोरी चुपके हाइन से एक जगह पर मिलती है। दोनों एक दूसरे को जान चुके थे और खुश हो रहे होते हैं कि वो इतने सालों बाद आखिरकार मिल ही गए। सोफी ने हाइन को बताया कि मैं कुछ समय में इस पूरे टाउन की प्रिंसेस बन जाऊंगी, लेकिन उन्हें प्रिंस के साथ शादी नहीं करनी और वो उसे पसंद नहीं करती। पर हमें पता चलता है कि वो दोनों जो बातें कर रहे थे, कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है। ये सारी बातों के बारे में अब चीफ को भी पता चल जाता है, इसीलिए वह अपने आदमियों से कहकर हाइन को अपने पास बुलाते हैं। चीफ ने तो हाइन को धमकी ही दे दी कि तुम प्रिंसेस से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे मैजिक शो को पूरा बर्बाद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हाइन अपना एक दूसरा शो करने लगा होता है, जहाँ पर पहले से भी कई ज्यादा लोग आए थे। हाइन ने तो अब मैजिक ट्रिक का यूज करते हुए बहुत ही कम समय में प्रिंस के फादर की पेंटिंग बना दी थी, जिससे कि सभी हैरान हो जाते हैं। और अब दूसरी ट्रिक में हाइन ने एक शाही तलवार को खड़ा कर दिया था उसकी नोक पर। तलवार तो बिल्कुल भी हिल ही नहीं रही थी। हाइन ने कहा कि इस तलवार को वही उठा पाएगा जो वर्दी होगा, इसीलिए तलवार को उठाने की कई लोग आकर कोशिश करने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी तलवार को हिला ही नहीं पाता। इवन प्रिंस भी उसमें नाकामयाब हो जाता है। पर जब हाइन ने अपना जादू हटाया तो वो तलवार अपने आप ही निकल गई थी। इस पूरी ट्रिक को देखकर ऑडियंस तो खुश हो गई थी, लेकिन प्रिंस इसे अपनी बेइज्जती समझ रहा था, इसीलिए उसने चीफ को बोलकर तुरंत ही ये शो बंद करने के लिए कहा। अगले मोमेंट में हाइन का ये भी मैजिक शो बंद कर दिया जाता है। अब उसी रात हमें दिखाया गया कि हाइन के पास प्रिंसेस सोफी मिलने के लिए आई है। वो दोनों इतने सालों बाद भले ही मिल रहे थे, लेकिन अभी भी उनके अंदर वो लगाव होता है जो पहले हुआ करता था। प्रिंसेस सोफी बहुत उदास थी क्योंकि कुछ ही समय के अंदर उसकी एंगेजमेंट प्रिंस से हो जाएगी और वो प्रिंस को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तब जाकर हाइन ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, लेकिन प्रिंसेस साफ साफ कहती है कि इससे तुम्हारी और मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए हम मिलकर कोई और सॉल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ प्रिंस को पता चल जाता है कि सोफी हाइन से मिलने के लिए गई है। वो तो उसे बुलाकर बहुत ज्यादा डांट रहा था कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सोफी ने क्लियर कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और हाइन मेरा बचपन का दोस्त है, तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। प्रिंस को ये बात बहुत ही ज्यादा गलत लगती है और उसने सोफी के ऊपर हाथ उठा दिया था। सोफी बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां से दूर जाने लगी और उसके ठीक पीछे प्रिंस भी नशे में जाता रहता है। चीफ ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन फिर पता चला कि प्रिंस ने गुस्से में आकर सोफी के ऊपर तलवार से हमला कर दिया है, जिससे कि सोफी की तुरंत ही मौत हो गई और वो उसकी डेड बॉडी को घोड़े के ऊपर डालकर कहीं फॉरेस्ट में छोड़ देता है। टाउन के कई लोगों ने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी, लेकिन प्रिंस के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत किसी को नहीं होती। अगले दिन हाइन को सोफी की डेड बॉडी पानी के अंदर मिलती है। हाइन बहुत ही ज्यादा रोते हुए सोफी को बाहर निकाल रहा था, क्योंकि वो बचपन से सोफी से प्यार करता है और अब उसका प्यार मर चुका है। इस बात से हाइन पूरी तरीके से टूट चुका था। कई पुलिस ऑफिसर्स आकर इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगे। उन्हें तो सोफी की डेड बॉडी के अंदर एक रेड डायमंड मिलता है, जो शाही परिवार के पास ही हुआ करता था। डायमंड मिलाने पर पता चला कि ये तो प्रिंस का है, यानी कि अब पूरा शक जाने लगा प्रिंस के ऊपर कि उन्होंने ही प्रिंसेस का मर्डर किया है। हाइन भी कंफर्मली कह रहा था कि ये काम प्रिंस का ही है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन पुलिस ऑफिसर और चीफ एक दूसरे से मिले होते हैं। चीफ पूरी कोशिश कर रहा था कि पुलिस ऑफिसर्स प्रिंस को ना पकड़े, यानी यहाँ पर अन्याय का साथ दिया जा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और इस बात को भी सभी भूल जाते हैं। प्रिंस ने एक मर्डर किया होता है, फिर भी वो आराम से घूम रहा है, उसे टच करने वाला कोई भी नहीं। हाइन तो ये सारा दर्द अपने दिल में लेकर बैठे रहता है। उसने पर्टिकुलर एरिया छोड़ा और किसी दूसरे एरिया में जाकर रहने लगा। हाइन ने उस मोमेंट से ही ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट कर दिया था। वो आत्माओं को तो इंसानी दुनिया में लाने की ट्रिक सीखता, जिससे कि अब वो ब्लैक मैजिक का गुरु बन चुका था। उसने अपना एक नया शो स्टार्ट किया, जिसमें वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को सभी के सामने लेकर आता। ये बहुत ही यूनिक ट्रिक थी, इसीलिए सभी इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। देखते ही देखते कम समय के अंदर हाइन काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। उसके नाम और ट्रिक के बारे में तो अब सभी को पता चल चुका था, लेकिन यहाँ प्रिंस को बहुत जलन होने लगी थी। उसने तो चीफ को बोल दिया कि हाइन के शो को फिर से बंद करा दो।
इसीलिए चीफ और उसके दोस्तों ने हाइन को बदनाम करने के लिए ये कहा कि हाइन किसी प्रोजेक्टर का यूज करता है आत्माओं को दिखाने के लिए। इसका डेमोन्स्ट्रेशन जब चीफ और उसके साथी कर रहे थे तो प्रोजेक्टर की मदद से जो परछाई बनती है वो पहले से और ज्यादा ब्लरिश लग रही थी। वहीं हाइन जो मैजिक ट्रिक का यूज करके आत्माओं को बुलाता था वो एकदम परफेक्ट दिखती थी क्योंकि वो सच होती हैं। वो कोई आंखों का छलावा नहीं था जो हाइन यूज कर रहा है। यानी कि यहाँ चीफ और प्रिंस का प्लान नाकामयाब हो जा रहा था। चीफ तो खुद अपने साथियों के साथ हाइन का शो देखने आता है जिसके अंदर वो सच में मरे हुए लोगों की आत्मा को वहाँ बुला रहा था। इस बात से वो सब भी चौंक जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं। प्रिंस और उसके सारे साथी बहुत ही परेशान हो गए थे कि हाइन को कैसे पकड़ा जाए। इसी वजह से वो बिना किसी रीजन के हाइन को अरेस्ट कर लेते हैं। वो सभी तो हाइन को लेकर पुलिस स्टेशन चले गए थे और चीफ यहाँ पर हाइन से पूछताछ कर रहा था, लेकिन हाइन के फैंस इतनी आसानी से उसे अरेस्ट होने के लिए नहीं दे सकते। इसी वजह से चीफ के अपार्टमेंट के चारों तरफ हाइन के फैंस आकर हल्ला मचा रहे होते हैं। वो सभी कह रहे थे कि अगर आपने हाइन को चोट पहुंचाई तो हम यहाँ पर दंगे फसाद करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था। चीफ यहाँ पर थोड़ा सा डर गया और हाइन से बोलने लगा कि प्लीज अपने फैंस को यहाँ से जाने के लिए बोलो, नहीं तो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी होगा तो मेरी जॉब जा सकती है। हाइन यहाँ पर चीफ की बातें समझ रहा था, इसीलिए वो अपने फैंस से जाकर कहता है कि आप लोग प्लीज चले जाइए, मुझे कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ मुझे बातें करने के लिए बुलाया गया है। हाइन के समझाने पर उसके सारे फैंस वहाँ से चले जाते हैं, नहीं तो उसके एक कहने पर ये सारे चीफ और उसके साथियों पर टूट पड़ते हैं। चीफ का हाइन से यही कहना था कि वो ये सारे शोज करना बंद कर दे, क्योंकि प्रिंस ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हाइन उनके टाउन में रहे और अगर उसने कुछ नहीं किया तो प्रिंस उसे मरवा भी सकते हैं। लेकिन हाइन यहाँ पर किसी से डर नहीं रहा था और कहता है कि मैं अपना शो नहीं छोड़ूंगा, मैंने जिंदगी भर इसकी प्रैक्टिस की है और इसका एंटरटेनमेंट लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ हाइन ने साफ कह दिया कि मैं सोफी के कातिल को सभी के सामने लाकर रहूंगा और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। अब अगले दिन हाइन जो शो करता है उसके अंदर वो किसी और की आत्मा नहीं बल्कि सोफी की आत्मा को बुला रहा था। सभी लोग सोफी की आत्मा को देखकर काफी चौंक गए और उससे पूछने लगे कि तुम्हें आखिरकार किसने मारा था। यहाँ पर हमें ऑडियंस के बीच में प्रिंस को भी दिखाया गया जो भेष बदलकर उसका शो देखने आए थे, क्योंकि प्रिंस को पता करना था कि आखिर हाइन ये चीजें कैसे करता है। यहाँ सोफी की आत्मा सोचने के बाद ये कहती है कि मेरा कत्ल करने वाला आप लोगों के बीच में ही बैठा है। प्रिंस ये बात समझ गया था, इसीलिए वो चोरी चुपके वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। फिलहाल उस समय प्रिंस की सच्चाई सभी के सामने नहीं आई होती। अब तो यहाँ प्रिंस एकदम आग बबूला हो गया और चीफ को कहने लगा कि हाइन को यहाँ से निकाल दो, नहीं तो मैं बुरी तरीके से फंस सकता हूँ। चीफ ने तो हाइन को धमकी देने और अरेस्ट करने की भी बात की, पर हाइन तो कहता है कि मैं अब नहीं रुकने वाला, जब तक सोफी को इंसाफ नहीं मिल जाता मैं ये शोज करता रहूंगा। प्रिंस को डर लगने लगा था कि अगर हाइन सोफी की आत्मा को बुलाएगा तो वो उसका नाम बता सकती है, इसीलिए अब चीफ ने बोल दिया कि हम तुम्हें शो से ही अरेस्ट कर लेंगे। हाइन नहीं डरता और अगले दिन वो एक और शो रखता है जिसके अंदर उसने फिर से ऑडियंस के कहने पर सोफी की आत्मा को बुलाया। सोफी की आत्मा अब प्रिंस के बारे में सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक उस जगह पर चीफ अपने सारे सोल्जर्स को लेकर आ जाता है जिससे कि वो हाइन को अरेस्ट कर सके। जैसे ही वो सभी हाइन को पकड़ने के लिए गए तो हाइन एक मैजिक करके वहाँ से गायब हो गया। सभी एकदम हैरान हो जाते हैं कि हाइन ने ये मैजिक ट्रिक कैसे की। चीफ और उसके सोल्जर्स हाइन के घर पर भी आते हैं और हर जगह उसे ढूंढने लगते हैं। तभी चीफ को घटना वाले स्थल पर एक डायमंड मिला था। ये डायमंड तो प्रिंस के तलवार का होता है, जिससे चीफ को पूरा भरोसा हो जाता है कि प्रिंस ने ही सोफी को मारा था। और सच्चाई तो ये है कि प्रिंस भी सोफी से प्यार नहीं करता था, वो तो सिर्फ उससे शादी करके पूरे साम्राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहता है। और तो और चीफ को ये पता चला कि प्रिंस अपने ही फादर को मारकर उनकी राजगद्दी हथियाने की कोशिश में है। प्रिंस के तो इस बैड इंटेंशंस के बारे में जानकर अब चीफ भी एकदम शॉक रह गया था। उसे तो राजा की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी, क्योंकि प्रिंस अगर सोफी को मार सकता है तो वो उसके फादर और अपने फादर को भी मार सकता था। चीफ ने तुरंत ही राजा को खत लिख दिया जिसके अंदर उसने प्रिंस के सारे इंटेंशंस के बारे में लिखा था कि कैसे वो आपको मारकर राजगद्दी हथियाना चाहता है, और प्रिंस ने सोफी का भी बहुत बुरी तरीके से मर्डर किया था। ये लेटर पोस्ट करके चीफ कुछ देर के अंदर अंदर प्रिंस के पास पहुंच गया। उसने तो प्रिंस के सामने कह दिया होता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुमने ही सोफी का मर्डर किया और राजा को भी तुम मारना चाहते थे। चीफ ने कहा कि मैं ये बातें सबको बता दूंगा, लेकिन प्रिंस ऐसा कैसे होने दे सकता था। उसने तो चीफ के सामने गन पॉइंट कर दिया और कहा कि तुम शायद मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा अगर तुम चाहो तो।
पर चीफ इन सारी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि अब एंट्री हो चुकी थी बहुत सारे सोल्जर्स की, जिन्हें कि किंग ने भेजा होता है प्रिंस को पकड़ने के लिए। प्रिंस इतने सारे सोल्जर्स के आने के कारण कुछ हमला नहीं कर पाता, और वो इतना तो समझ चुका था कि अगर उसके फादर को पता चल गया उसके इंटेंशन के बारे में तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हमेशा हमेशा के लिए कारागार के अंदर बंद करके रखेंगे। लेकिन प्रिंस को इतना तड़पना नहीं था, इसीलिए उसने तुरंत ही अपनी गन निकाली और खुद को ही शूट करके मार दिया। चीफ यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता और चीफ को इस पूरे केस से निकाल दिया जाता है। सोफी के कातिल को सजा तो मिल चुकी थी, लेकिन चीफ को ये नहीं पता कि हाइन कहाँ पर गया है। चीफ को लास्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन के दौरान सोफी का एक लॉकेट मिला था, लेकिन वो लॉकेट भी अचानक उसकी जेब से गायब हो चुका होता है। वो जब चेक कर रहा था तभी अचानक उसकी नजर हाइन पर गई, जो अपना भेष बदल करके रेलवे स्टेशन पर जा रहा है। चीफ भी अब एकदम पागलों की तरह हाइन का पीछा करने लगा, जिससे कि वो कुछ सीक्रेट्स के बारे में उससे पता कर सके। चीफ जब जल्द से जल्द स्टेशन पर पहुंचता है तो हाइन ट्रेन में बैठकर जाने लगा था, लेकिन चीफ ने हाइन के हाथ में वही लॉकेट देख लिया जो सोफी का हुआ करता था। इसका मतलब हाइन ने जानबूझकर वो लॉकेट चुराया था किसी रीजन की वजह से। तब जाकर चीफ को थोड़ी थोड़ी केस समझ में आने लगा था कि आखिर सच्चाई क्या है। ये सारा खेल हाइन और सोफी ने खेला था, जिससे कि वो हमेशा साथ में रह सकें। बात तब की होती है जब इतने सालों बाद सोफी और हाइन एक साथ मिले थे। उन्हें पता था कि पिछली बार की तरह वो इस बार भी एक साथ नहीं मिल पाएंगे। हाइन को तो किसी भी तरीके से इस राजघराने की परंपरा को तोड़ना था और सोफी के साथ एक हंसी खुशी लाइफ गुजारनी थी। तब जाकर सोफी और हाइन ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। इस प्लान की शुरुआत तब से होती है जब सोफी और प्रिंस एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। प्रिंस ने तो सोफी के ऊपर हाथ भी उठा दिया था, क्योंकि वो हाइन से जो मिलने जाती है। यहाँ सोफी जानबूझकर प्रिंस को अपने ऊपर हमला करने के लिए भड़का रही थी, और सोफी ने चोरी चुपके प्रिंस के ड्रिंक में कुछ नशीली दवा मिला दी थी, जिससे कि सोफी जब जा रही होती है तो प्रिंस नशे में उसके पीछे भागने लगा। ये सारी चीजें चीफ देख रहा था और उसे कुछ मोमेंट बाद लगा कि प्रिंस ने ही सोफी को जान से मार दिया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो दोनों जब आगे जाते हैं तो सोफी ने प्रिंस को बेहोश कर दिया और उसके चारों तरफ खून फैला दिया होता है, जिससे कि यही लगे कि सोफी का मर्डर प्रिंस ने किया था। सोफी खुद अपने बॉडी पर थोड़े से निशान डालकर घोड़ी के ऊपर दूर चली गई, जिससे सारे लोगों को यही लगे कि उसका मर्डर कर दिया गया है। इसके बाद जब सोफी बेहोश होकर पानी के अंदर हाइन को मिली थी तो उसने सोफी को एक और लिक्विड पिला दिया, जिससे कि उसकी सांसें कुछ देर के लिए रुक जाए, जिससे कि चीफ और बाकी लोगों को यह कंफर्म हो गया था कि सोफी मर चुकी है। हाइन ने तो सोफी का चेकअप करने वाले एक डॉक्टर को भी अपने साथ कर लिया था, जिससे वो रिपोर्ट देता है कि सोफी मर चुकी है और उसके पास से प्रिंस के तलवार का एक डायमंड मिला था, जिससे पूरा शक प्रिंस के ऊपर चला जाता है। हाइन ने तो सोफी के मरने का नाटक करके उसे वापस एक लिक्विड पिलाया, जिससे वो अच्छे से सांस लेने लगी, और तुरंत ही हाइन ने सोफी को एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया। अब यहाँ से पूरा शक प्रिंस की तरफ चला जाता है। प्रिंस उस रात को बेहोश था, इसीलिए उसे अच्छे से याद ही नहीं कि उसने क्या किया था। पूरा इल्जाम उसके ऊपर आने के बाद प्रिंस को भी लगने लगा कि शायद उसने नशे में सोफी की जान ले ली है। उसके हाथों और तलवारों पर सोफी के खून के निशान थे, जिस वजह से चीफ के सामने अब सारा सच आ जाता है। वो इतना समझ गया था कि हाइन ने ये सारा प्लान बनाया है और इसी तरीके से उन्होंने प्रिंस की भी जान ले ली और खुद साथ रहने के लिए एक दूसरी जगह चले गए। चीफ ने भले ही ये मिस्ट्री सुलझा ली होती है, लेकिन शायद काफी ज्यादा देर हो गई। हाइन और सोफी जो एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे, भले ही वो बचपन में एक साथ नहीं हो पाए, लेकिन अब जाकर उन्होंने ये काम अकम्प्लिश कर लिया है। चीफ तो एकदम पागलों की तरह स्टेशन पर ही ट्रेन को जाते हुए देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। एक तरीके से वो हाइन के लिए खुश भी होता है, क्योंकि वो सच्चा था। प्रिंस ने तो अपने ही फादर को मारने की साजिश रची थी, इसीलिए चीफ ये सारे सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताता और उन दोनों को अपने आगे की लाइफ बिताने के लिए ब्लेसिंग्स देता है। अब हमें हाइन को दिखाया गया जो लगातार ट्रेवल करते हुए एक बहुत ही हरियाली वाले गांव में पहुंच जाता है। उस जगह से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस कवर करने के बाद उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया, जिसके अंदर हाइन के लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल लेडी यानी कि सोफी मौजूद थी। सोफी हाइन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों साथ मिलकर एक अच्छी लाइफ की कामना करने लगे। इन दोनों की लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां थी, लेकिन इन दोनों ने बड़े दिमाग से काम लिया और ये ठान लिया था कि हमें एक होना है। अगर मन में ऐसी भावना रहेगी तो दो मिलने वालों को कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ उन्हें थोड़ा सा लक, अपने प्यार पर भरोसा और थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी चाहिए। इस पूरी कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से कन्वे किया गया था, जिसका सस्पेंस एंड में जाकर खुलता है। शुरुआत में तो कहानी स्लो चल रही थी, लेकिन इसके मिड पार्ट से ही सारे राज खुलने लग जाते हैं, जो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे थे। तो ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।
पर अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।